तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी डीएसपी म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। क्या कुछ इसके मेजर हाइलाइट्स या फीचर्स आपको अभिषेक जी बताएंगे, उसके बाद हम अमित सर से समझेंगे क्या इसमें निवेश की स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए, अगर हाँ तो किस तरीके से। बिल्कुल दिव्या, कल ही इसका डीएसपी का ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक मिड कैप फंड भी आया था और आज जो इसका एनएफओ जो ये लेकर आया हुआ है वो है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और जैसे कि आपने बताया, और अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो फिर ये करीब 26 साल पुराना ये फंड हाउस है और दुनिया मतलब देश की टॉप 10 EMCs में एक तरह से ये शामिल है और 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका EOM है। डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड यानी कि एक तरह से पैसिव फंड है, यानी कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंडर जितनी भी आपकी कंपनीज होंगी उसमें उनको मिले वेटेज के लिहाज से उन कंपनीज में निवेश किया जाएगा और इंडेक्स के जितना ही रिटर्न यहाँ पर देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। बेंचमार्क इसका निफ्टी 250 निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 24 नवंबर को ये खुल चुका है और 8 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 11 दिसंबर 2025 को इसका अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का इसका मिनिमम निवेश है। वही एग्जिट लोड कुछ भी नहीं होगा, आप कभी भी इसमें एक तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगेगा। वहीं जरा पीयर कंपैरिजन भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फंड्स हैं जो कि सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो उसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है जिसने 21.55% का रिटर्न दिया है, ये नंबर 1 पर है। उसके बाद है SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, 21.32% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 250 इंडेक्स फंड, इसने 21.24% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जिसने 21.06% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। ये इसके एनुअलाइज रिटर्न है। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि सर जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड के मुकाबले जो होते हैं वो इंडेक्स फंड कब बेहतर साबित होते हैं और कब नहीं साबित होते हैं, अगर एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड की अगर हम लोग यहाँ पर तुलना करें तो? देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं एक्टिव फंड है क्या यहाँ पे दोबारा से। एक्टिव फंड ऐसा है, जैसे एक्टिव स्मॉल कैप फंड की बात करें तो एक्टिव फंड में 500 से ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर फंड मैनेजर चूज करते हैं कि हमको कौन से स्टॉक्स कितनी क्वांटिटी में कितनी वेटेज के साथ अपने फंड में लेने हैं। तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर को एक्टिव चॉइस करने का मौका मिलता है। वो एंट्री और एग्जिट भी प्लान करता है, वो बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रमोटर की कैपेबिलिटीज चेक करते हैं, कंपनी की और प्रमोटर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करते हैं। ये सब कुछ एनालाइज करके फिर वो फंड्स में से सेलेक्ट करते हैं कि इस फंड में कौन कौन से स्टॉक्स को हम डालेंगे। ये 250 से ऊपर के मोटा मोटा 500-600 स्टॉक्स के अंदर से चूज करके लाते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में जो इंडेक्स के अंदर वेटेज के साथ डाला हुआ है सिर्फ उसको कॉपी किया जाता है। तो इंडेक्स फॉर कब बेहतर होता है? जब मार्केट में सारे आउट परफॉर्म हो रहे हैं तो इंडेक्स है, क्योंकि जो उन्होंने लिया हुआ है वो सारा आउट परफॉर्म कर रहा है और लीडर उसी में से चेंज हो के आ रहे हैं तो इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा। एक्टिव फंड, जब मान लीजिए एक्टिव फंड की जो एक्स्ट्रा रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज है, कभी कभी मार्केट में, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी थी कि कभी कभी एक्टिव फंड मैनेजर्स की जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो कमाने की क्षमता है वो नहीं हो पाती है, फंड मार्केट उसको नहीं दे पाता। जो स्टॉक्स उन्होंने सेलेक्ट करे हैं वो स्टॉक्स उस टाइम पे मार्केट के हिसाब से मोमेंटम में नहीं चल पा रहे हैं तो फिर इंडेक्स उस टाइम चलते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्टिव वर्सेस इंडेक्स में। एक्टिव की कॉस्ट थोड़ी सी फंड मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि मे भी कारण ये सारा कुछ उसमें करना पड़ता है, जबकि इंडेक्स की कम होती है क्योंकि उसमें काम ना के बराबर है, सिर्फ कॉपी करना है, सिर्फ ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग एरर वहां पर आ जाता है सिर्फ। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए टाइम टू टाइम फर्क होता है। एक्टिव इंडेक्स फंड कब नहीं पूरा अच्छा काम करते हैं? जब मार्केट में क्वालिटी फिल्टर की जरूरत है। अगर मान लीजिए मार्केट सबको नहीं, सारे स्टॉक्स को नहीं लेके जा रही है, वो देख रही है कि कौन सा क्वालिटी है कौन सा क्वालिटी नहीं है, फिल्टर चाहिए उसको, तो वहां पे फिर एक्टिव काम करेगा, इंडेक्स काम कम करेगा। जहां पे एक्टिव फंड मैनेजर खराब स्टॉक्स को एलिमिनेट कर सकता है। भाई मान लीजिए इंडेक्स में 25 स्टॉक्स हैं या 40 स्टॉक्स हैं, उसमें से वो कहता है ये मेरे को ये 4-10 स्टॉक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पे मेरे को दिक्कत लग रही, वो एलिमिनेट कर देता है। वो भी एक्टिव फंड मैनेजमेंट होगी तो वहां पे वो बेटर कर देगा। और जहां पे स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क कंट्रोल ज्यादा अच्छे से एक्टिव कर पाते हैं वहां भी इंडेक्स का बनाम में एक्टिव फंड मैनेजर्स ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये साइकिल की बात है,
अभी फिलहाल तो इंडिया में एक्टिव फंड मैनेजर्स अमूमन ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं। ठीक है सर। तो ये सर ने समझाया किस तरीके से जो ओवरऑल इस टाइप के फंड्स होते हैं ये काम करते हैं। सर इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है किस तरीके के निवेशकों के लिए सबसे सूटेबल माने जाएंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक बोला। ये उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो 3 बातों पर बड़ा ध्यान देते हैं। पहली, जो मानते हैं वोलेटिलिटी, मार्केट का उतार चढ़ाव डराने वाली नहीं, अपॉर्चुनिटी लाती है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है। दूसरा, जो शॉर्ट टर्म रिटर्न नहीं मांगते, जिनको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती है, उनके लिए ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड बहुत अच्छा काम करेगा। तीसरा, जो कि कम से कम 10 साल, 7-8 साल, 10 साल के लिए अपना पैसा लगाने वाले हैं, तो ये 3 फैक्टर जो लोग पूरा करते हैं उनके लिए ये फंड बहुत अच्छा है। किन के लिए नहीं है अच्छा? ये उनके लिए अच्छा नहीं है जो मार्केट की करेक्शन आते ही अपनी रिडेंशन के लिए भागने लग जाते हैं। वो कहते हैं मार्केट गिरी है, बिल्कुल और ना गिर जाए, मैं पहले निकाल लूं। जो कि चाहते हैं कि मार्केट में बिल्कुल स्मूथ रिटर्न मिले जैसे एफडी में मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये उनके लिए भी ठीक नहीं है। ये उनके लिए भी ठीक नहीं है जो अपने पोर्टफोलियो के मेन पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी चीजों को डालना चाहते हैं। ये फंड सैटेलाइट के लिए अच्छे, कोर में नहीं डालना है। ये हम पहले भी बात करते आए ठीक है हैं। सर। तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहे। तीसरा सवाल सर यही था कि मतलब वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए हो या सैटेलाइट उसके लिए हो, तो आपने थोड़ी सी रोशनी इसमें डाली दीजिए। थोड़ी सी सर और रोशनी इसमें डालना चाहेंगे? जी देखिए, आप इसको थोड़ा लॉजिकली समझिए। ये बेसिकली वो कंपनीज हैं जो पहली 250 के बाद की कंपनीज। वैसे तो अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे नाम आते हैं स्मॉल कैप के अंदर। वो नाम स्मॉल कैप मिल गया उन्हें, बट ऐसा वो छोटा पैकेट नहीं है, देर बिग कंपनीज। मगर मिड और लार्ज के कंपैरिजन में वो छोटी कंपनीज है और उनके पास बहुत बड़ा टेल है वहां पे। तो ये फंड को आप अपने कोर पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा दे देंगे तो आपके लिए रिस्क बढ़ता है। जैसा अभी हमने पहले ही बात करी है कि किन लोगों के लिए फंड अच्छा है, किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां वोलेटिलिटी को आप थोड़ा कम करना चाहते हैं, मार्केट की गिरावट होती है जब, तो अमूमन स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं। तो अगर आप डर रहे हैं उस गिरावट से तो आप प्लीज इनसे दूर रहिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको क्या बोलती है, आपका इन्वेस्टमेंट का गोल का होराइजन आपको क्या बोलता है। आपका गोल मान लीजिए 3 साल बाद है तो आप स्मॉल कैप से कृपया दूर रहें। आपका गोल 10 साल दूर है तो आप कृपया स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में ठीक मात्रा में जरूर डालें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपका गोल कितनी दूर है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। बट यस, कोर का बहुत बड़ा हिस्सा ना बने। कोर का बहुत बड़ा हिस्सा ना माने, एक तरह से उसमें एक तरह से आप ये राय लेकर चल सकते हैं। सर डीएसपी का जो ये एनएफओ है उसमें सर आपकी निवेश की सलाह रहेगी? देखिए, अच्छा फंड है। अगर आप क्योंकि डीएसपी फंड हाउस भी अच्छा है, उनका ट्रैकिंग की क्षमता में कोई हमें दिक्कत नहीं लगती है। ये फंड आपके पोर्टफोलियो में, आपका होराइजन लंबा है, जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में। बट कितनी मात्रा में रखना है, नंबर 1 ये ध्यान रखिए। दूसरा, कोशिश करिए एसआईपी के थ्रू इस तरह के फंड्स को ऐड करिए। लमसम सिर्फ तब डालें जब मार्केट में बड़ी गिरावट हो, बाजार में तेजी चल रही हो, तो बड़ी पैसा के निवेश से रुकें और आराम से।